चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है सफलता के नए आयाम गढ़ते भारत के सहकारी क्षेत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अमूल के प्रबंध निदेशक जयंत मेहता, इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी और वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और हरिकिशन शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार नव विक्रम सिंह। नमस्कार, मैं हूं नव विक्रम सिंह और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम इंडियाज कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन। आज हम बात कर रहे हैं भारत की उस ऐतिहासिक उपलब्धि की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी अमूल और फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफ्को दुनिया में शीर्ष स्थान पर रही हैं। ये उपलब्धि उस सहकारी मॉडल की है जिसने करोड़ों किसानों को सशक्त किया, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया, ग्रामीण भारत को नई गति दी और भारत को वैश्विक मंच पर एक उदाहरण के रूप में स्थापित किया है। आज हम समझेंगे कि आखिर भारत का कोऑपरेटिव मूवमेंट इतनी बड़ी सफलता कैसे बना और आगे इसका भविष्य क्या है। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं जयंत मेहता जी, मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि अमूल के हैं, और दिलीप संघानी जी, चेयरमैन इफ्को। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीलू रंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका। साथ ही हरिकिशन शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सर स्वागत है आपका। तो आप सभी मेहमानों का स्वागत है। जयंत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं दुनिया में शीर्ष स्थान पर आने के लिए अमूल का। और सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा इस उपलब्धि का असर उन लाखों किसानों पर क्या पड़ेगा जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, ये अमूल के साथ जुड़े 36 लाख किसान परिवार ही नहीं, देश के सभी दूध उत्पादक किसानों के लिए गौरव की बात है कि भारत में बनी हुई सहकारी संस्था को विश्व की सबसे टॉप सहकारी संस्था आज माना गया है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने जीडीपी पर कैपिटा के बेसिस पे ये जो एनालिसिस किया, उससे अमूल को ये शीर्ष का स्थान मिला है। ये हम सब भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। और देश में सहकारी संस्थाओं को जो प्रोत्साहन मिल रहा है नई सहकार मंत्रालय द्वारा और माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव्स द्वारा, उसका एक कॉन्फिडेंस सभी को और ज्यादा हो रहा है, ज्यादा मजबूत हो रहा है। और भी हमें जो लक्ष्यांक हासिल करने हैं उसके लिए ये हमें काफी ज्यादा प्रोत्साहन देगा। यही सवाल जयंत जी मैं विस्तार में समझना चाहूंगा, चूंकि कुछ ही वर्षों पहले सहकारिता से जुड़े हुए मंत्रालय की स्थापना हुई। आप कितना बदलाव देखते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं और जो सरकार की नीतियां हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए कितनी बेहतर हुई हैं, कितनी पारदर्शी हुई हैं? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल रही भारत सरकार की। मैं उसके 2 साल आगे जाना चाहूंगा कि 2019 में भी केंद्र सरकार ने एक बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ा निर्णय लिया कि एनिमल हस्बेंड्री, जो हमारा डेयरी डिपार्टमेंट है, उसको भी एक मंत्रालय में कन्वर्ट किया। तो देश में दूध सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है। आज जो देश में दूध का मूल्य है वो गेहूं, चावल, तेल सबको मिलके भी उससे ज्यादा है। तो 2019 में नए एक मंत्रालय की स्थापना हुई जो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, जिसमें डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरी की स्थापना हुई। और सहकारिता का जो विषय है उसमें भी देश की आजादी के 75 साल बाद प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन दिल्ली में उनकी स्थापना की और जिसकी बागडोर श्री अमित शाह जी के हाथों में आई। अमित शाह जी का कोऑपरेटिव क्षेत्र में अनुभव है, उसका फायदा डेयरी के साथ साथ देश के अन्य कोऑपरेटिव और सहकार से जुड़े हुए लोगों को भी मिल रहा है। तो आज बैंकिंग के क्षेत्र में उतनी क्रांति हो रही है, दूध में भी व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 की उन्होंने अनाउंसमेंट की। कई सारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का गठन हुआ पिछले 3-4 सालों में। एक्सपोर्ट्स की हो, ऑर्गेनिक्स की हो, सीड्स की हो, अभी मोबिलिटी की भी एक सहकार टैक्सी के नाम पे नई संस्था की शुरुआत हुई है। और साथ साथ में उनके विजन के हिसाब से और 4 या 6 नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स का भी गठन होने जा रहा है। तो सहकार से समृद्धि का जो विजन रहा है सरकार का कि देश में आज 29-30 करोड़ लोग जो सहकारिता से जुड़े हैं और कई से ज्यादा लोग जुड़ सकते हैं ग्रामीण विस्तारों में, शहरी विस्तारों में। तो ये जो विजन के माध्यम से, नई संस्थाओं के माध्यम से और जो ऑल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है सरकार का, जिसमें सभी मिनिस्ट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट
करके, सभी संस्थाओं को सपोर्ट करके भारत को आगे बढ़ा रही है। और साथ में प्रधानमंत्री जी का छोटे किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए जो एक सपोर्ट रहा है, वो भी इस चीज को काफी आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। निश्चित तौर पर जयंत जी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमूल ने भारत के सहकारी मॉडल को वैश्विक स्तर पर बेहतर पहचान दी है, और निश्चित तौर पर अमूल का ये मॉडल बाकी जो देश में संस्थाएं हैं, सहकारी संस्थाएं हैं, उनके लिए भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनेगा। शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। दिलीप संघाणी जी, आपसे समझना चाहेंगे इफ्को का ये मॉडल, चूंकि इफ्को को माना जाता है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, खेती है, उसकी जीवन रेखा, तो ये जो उपलब्धि है आपके लिए कितनी अहम है? इफ्को का फाउंडर चेयरमैन पोरबंदर के युवराज उदय पारसी जी थे। इफ्को किसानों की संस्था है। किसानों की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के क्षेत्र में काम शुरू किया। उसी दिनों में भारत में अन्न की तंगी बाहर से आयात किया जाता था, और इफ्को ने जिस तरह से को समृद्ध और सुरक्षित बनाने के लिए जो मुहिम उठाई, इनके माध्यम से किसानों को फर्टिलाइजर अलग अलग टाइप के, अलग अलग सीजन में, अलग अलग सीड पे, अलग अलग क्रॉप पे जो उपयोगिता है उनके लिए काम किया। क्रमशः विश्व में सबसे ज्यादा जो काम करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, इनमें उनका स्थान हुआ। इस साल और 2 साल के बाद इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के माध्यम से उनका सर्वे जो होता है, दुनिया की 300 सोसाइटी में उनकी चॉइस होती है। इनमें जब प्रथम 50 सोसाइटी का नंबर जब डिक्लेयर होता है, तो लास्ट 3 डिकेड टाइम से इफ्को नंबर 1 पे आता था। इस बार हमें गौरव है, गुजरात की दोनों सोसाइटी अमूल और इफ्को का नंबर, आज अमूल नंबर 1 पे आई है। उनको भी पूरे बोर्ड और उनके संचालकों को धन्यवाद है। इफ्को में जो भी काम होता है वो किसानों के लिए होता है, और किसान के माध्यम से रोजगारी दी जाती है। पूरे देश में तो सोसाइटियों को 20% डिविडेंड, जो हाईएस्ट डिविडेंड पूरे देश से इफ्को के माध्यम से किसानों को दिया जाता है। और अगले 25 साल तक 20% डिविडेंड देने का इंश्योरेंस इफ्को ने एजीएम में हमने किया है, वादा की हम देंगे। इस तरह से इफ्को जीडीपी जो कैपिटल दिए जाते हैं, इनमें उनका काम अच्छी तरह से 2021 से 2023 तक जो काम 2 साल हुआ, इनके हिसाब से ये अवार्ड दिया जा रहा है। हर 2 साल के बाद उनके सर्वे के बाद ये अवार्ड घोषित होता है। तो 21 से 23 तक जो काम हुआ था, इनके हिसाब से इफ्को को विश्व के सेकंड लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी का चयन हुआ है। इनके लिए हमें खुशी है। इस सिस्टम कहीं से आईसीए के द्वारा चल रही है। आज अमूल भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो दुनिया में कोऑपरेटिव की लीड आज भारत की 2 कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सरदार पटेल के कहने पे मिल्क के क्षेत्र में आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल कोऑपरेटिव का जो फाउंडर रखा था, आज वो भी दुनिया में नंबर 1 पे है। विश्व को कोऑपरेटिव का मार्गदर्शन देने के लिए आज केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलग मंत्रालय बनाया। प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से उनको ढांचा पूरे देश में एक समान रूप से चले, इनके लिए जो मेहनत की है, वो कोऑपरेटिव को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और मुझे विश्वास है अगले दिनों में 2 ही नहीं, बाकी की कोऑपरेटिव का नंबर भी भारत जिस तरह से सरकार की ओर से समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, अगले दिनों में नई सोसाइटी भी इसी स्थान में आगे बढ़ेगी, ये विश्वास मुझे है। पुनः मैं संस्था में भाग लेने वाले सभी कर्मचारी अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। मेरे बोर्ड को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमेशा पॉजिटिव सपोर्ट करके किसानों के हित में काम किया है। और नीलू जी, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप जब भारत जो शीर्ष रैंकिंग में आता है, भारत के 2 प्रमुख जो कोऑपरेटिव कंपनियां हैं वो शीर्ष रैंकिंग में आती हैं? बड़ी उपलब्धि है ये, और ये सिर्फ 2 कोऑपरेटिव कंपनियों के शीर्ष पे आने की बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि उससे जुड़े हुए जो करोड़ों लोग हैं उनकी बड़ी उपलब्धि है।
क्योंकि आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि किस ढंग से बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हैं $5 ट्रिलियन और $3 ट्रिलियन के जो है वो कॉर्पोरेट हाउसेस खड़े हो रहे हैं, और एक वो दो लोग उसमें होते हैं, जिसमें लगातार ये शिकायत आती है कि आमदनी जो है वो कुछ लोगों तक सीमित रह जाती है। अमीर अमीर और होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। ऐसे में कोऑपरेटिव जो है वो वेल्थ के समान डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा माध्यम साबित होता है, और ये भारत में करके दिखाया है, पूरी दुनिया में ये मान्य मॉडल है। ऐसे में भारतीय मॉडल की ये सफलता, इतने ऊंचाई तक जाना, ये बताता है कि भारतीय कोऑपरेटिव सिर्फ नाम पे कोऑपरेटिव नहीं है, बल्कि मार्केटिंग में, उत्पादन में, तमाम कामों में एक बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने को भी पीछे छोड़ सकती हैं। उनमें क्षमता है, और उनका अगर आप टर्नओवर देखेंगे, उनका काम देखेंगे, जो लोग जुड़े हुए देखेंगे, तो आपको समझ में आया कि भारतीय कोऑपरेटिव कंपनियां जो हैं, वो इकोसिस्टम जो है वो इतना मजबूत है कि समृद्धि जो है, इसका नाम ही जो मंत्रालय बना है उसका नाम है सहकार से समृद्धि, कि आपस में सहकार करें, जुड़े, और कैसे लोग समृद्ध हों। तो ये उसकी कहानी कहता है, उसकी सफलता की कहानी है। हरे किशन जी, अगर हम बात करें जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से ये रैंकिंग है, ये अमूल के विषय में अगर हम विशेष तौर पर बात करें कि जब शुरू किया गया था, मुट्ठी भर किसान थे, मुट्ठी भर ग्रामीण लोग थे, आज इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था चल रही है, किस तरीके से ये मॉडल बाकी मॉडल से अलग निकला और बेहतर निकला? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अमूल की जब शुरुआत हुई थी तो 1946 में हुई। देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ, और उस समय इसकी शुरुआत में कुछ ही किसान इसके साथ जुड़े हुए थे। और आज अगर आप अमूल का दायरा देखें तो अमूल लगभग 18,000-19,000 गांवों में जाता है, अमूल का नेटवर्क, और इससे लगभग 36 लाख परिवार, किसान और जो पशुपालक हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। तो अमूल का आपको ये जो उसका विस्तृत दायरा है इसको दिखाता है। और जहां तक आपने बात की कि ये जो रैंकिंग है, ये रैंकिंग में इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दूं, ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस है, उनका एक मॉनिटरिंग ग्रुप है जो हर साल कोऑपरेटिव सेक्टर की एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट में ये दो आधार पर अपनी रैंकिंग करता है। एक है टर्नओवर का आधार, और दूसरा है कोऑपरेटिव जो संस्था है उसका टर्नओवर उस देश के प्रति व्यक्ति जीडीपी के अनुपात में कितना है। तो जो अमूल का वर्ल्ड में 1 रैंकिंग आई है, ये अमूल का जो टर्नओवर है प्रति व्यक्ति जीडीपी, वो 28,99,260 डॉलर है। और इसके बाद हमारे ही देश की दूसरी कोऑपरेटिव संस्था जिसका 25,55,994 डॉलर है। और फिर उसके बाद नंबर आता है फ्रांस की एक संस्था है, ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल, उसके बाद एक ब्राजील की संस्था है, फिर एक फ्रांस की संस्था है। तो इस तरह इसमें जो टॉप 10 संस्थाएं हैं कोऑपरेटिव, जिनके टर्नओवर को उनके देश के प्रति व्यक्ति जीडीपी के अनुपात में आकलन जिनका किया गया है और रैंकिंग की गई है, उसमें हमारी दो कोऑपरेटिव बॉडी अमूल और इफ्को, दो को शीर्ष स्थान प्राप्त है। तो जो निश्चित रूप से ये एक बड़ी उपलब्धि है। निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा, बड़ी उपलब्धि है। नीलू रंजन जी, समझना चाहेंगे अमूल और इफ्को जैसे संस्थानों की सफलता क्या सिर्फ आर्थिक या इसके अलावा सामाजिक और जिस तरीके से परिवर्तन की हम बात करें तो आत्मनिर्भरता की ओर जो भारत जा रहा है? निश्चित रूप से अगर आत्मनिर्भरता की बात करें तो उस दिशा में बिल्कुल भारत जा रहा है। जो दोनों कंपनियां हैं जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई, दूध उत्पादन में देख लीजिए, मिल्क प्रोडक्शन में भारत कितना बढ़ गया है। पर कैपिटा मिल्क की जो उपलब्धता है भारत में वो बहुत बढ़ी है, आजादी के समय बहुत कम थी। तो जो दूध उत्पादन अगर देश में हो रहा है तो ये जो कोऑपरेटिव, सिर्फ अमूल ही नहीं है, सुधा है, सभी राज्यों के अलग अलग कोऑपरेटिव्स हैं, वो सभी काम कर रहे हैं। तो ये कोऑपरेटिव ने बहुत बड़ा क्रांति किया है, उसमें आत्मनिर्भर बनाया है। और किसान जिस पे निर्भर है, उर्वरक, फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर के बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता, मतलब आप खाना पीना भी नहीं हो सकता है। और जो पूरी की पूरी हरित क्रांति है वो फर्टिलाइजर पे ही निर्भर थी। और उसमें क्रिप्को, इफ्को जैसी कंपनियां जो थी, जो किसानों से जुड़ी हुई, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है जो सिर्फ मुनाफे के लिए काम करता है, वो किसानों के लिए काम करता है, तो उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें आगे जाता हूं कि ये जो कंपनियां सिर्फ नहीं है, ये जो देश में एक नया कोऑपरेटिव का एक मूवमेंट जो शुरू हो रहा है ग्रासरूट लेवल से, उस तरफ भी हमें देखना चाहिए। ये जितने भी आपको 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, महिलाओं के जो बने हैं, वो 10 करोड़ महिला मतलब को कहाँ हैं, वो भी कोऑपरेटिव भी हैं कि 5 या 10 महिलाएं जुड़ी, उनको सरकार ने पैसे दिए, उन्होंने अपना काम धंधा शुरू किया। जो लखपति दीदी जिसकी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, वो कोऑपरेटिव से ही है। अभी किसान संघों की जो संख्या है, वो हरिकिशन जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि पूरा का पूरा एक मूवमेंट तैयार हो रहा है कि प्राइमरी जो फार्मर एसोसिएशन है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो और बड़ी संख्या में हो, उनके बीच चले।
जो टैक्सी में हम लोग घूमते हैं, जो है वो अमेरिकन कंपनी है, उसका प्रॉफिट वहां जाता है। जो भी हम पैसे देते हैं, जिसको मान ले कि 400 रुपए आप दे रहे हैं, तो पता चला कि उसमें 250 रुपए ही ड्राइवर को मिलता है, बाकी 150 रुपए कंपनी ले जाती है। यानी कि मेन मुनाफा तो कंपनी के पास चला गया और हमें भी नुकसान होता है, ड्राइवर को भी होता है। अब सरकार अगले महीने ही ट्रायल बेसिस पे ला रही है, उसके अगले साल से वो चालू हो जाएगा। वो कोऑपरेटिव की टैक्सी कंपनियां होंगी शायद कुछ इस तरीके का मॉडल आ रहा है, 2 महीने में ही आ रहा है, अभी आया नहीं है। प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, 1-2 महीने बाद चालू हो जाएगा। और गैर सरकारी मदद से, जैसे हम लद्दाख वगैरह जाते हैं, वहाँ कुछ टैक्सी यूनियन है जो सहकारिता के कमोबेश उसी मॉडल पर काम करते हैं, वो चलते हैं, वो तो उस मॉडल पे है। ये तो ऐप बेस्ड, जैसे आप किसी यहाँ पे दिल्ली में आप कार बुक करते हैं, वैसे ही उनका भारत टैक्सी शायद नाम होगा, वही हुआ नहीं है, भारत टैक्सी शायद नाम होगा उसका। और वो ऐप डाउन करके करेंगे, उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो जो टैक्सी चलाने वाला है उसके खाते में जाएगा, या हो सकता है सस्ता भी हो, लोगों को ही फायदा हो। तो मेरा ये कहना है कि ये जो दोनों कंपनियों की सफलता जो है और जो उसी ऊंचाई पे पहुंचा है, वो भारत में एक कोऑपरेटिव का एक नया मूवमेंट ग्रासरूट लेवल पे जो शुरू हो रहा है, बाकी अलग अलग सेक्टर में शुरू हो रहा है, जिसमें कॉर्पोरेट घराने का भी दबदबा था, वहां भी अब लोग आ रहे हैं। हरिकिशन जी, जैसा कि नीलू जी ने कहा, आपसे समझना चाहेंगे जो कोऑपरेटिव मूवमेंट की वो बात कर रहे थे, इसमें टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन की अगर हम बात करें तो कितना अहम योगदान अभी तक रहा है और आगे कितना योगदान हो सकता है इसे और गति देने के लिए? देखिए, हमारे देश में अगर आप कोऑपरेटिव का इतिहास देखें तो 100 साल से भी पुराना है। 1904 में फॉर्मल एक कानून जब बना, उस समय से कई राज्यों में सहकारी समितियां पंजीकृत हैं और वो काम कर रही हैं अलग अलग सेक्टर्स में। मैं थोड़ा सा और इसकी व्याख्या करना चाहूंगा कि कोऑपरेटिव 2 तरह की बॉडीज होती हैं, एक ऋण देती हैं, दूसरी जो एक्टिविटीज में जैसे उत्पादन में या कोई सेवा प्रदान करने में रहती है। तो ये जो 1904 से जो शुरुआत हुई और आज हम 2025 में हैं, आज स्थिति यह है कि देश भर में करीब 8.5 लाख सहकारी संस्थाएं काम कर रही हैं, जिसमें ग्रामीण स्तर पर एक ऋण देने वाली समिति भी हो सकती है और एक उत्पादक समिति भी कोई हो सकती है, और अमूल जैसी बड़ी संस्थाएं भी हैं, इफको जैसी बड़ी संस्थाएं भी हैं, और इनसे करीब 31 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं पूरे देश भर में। तो हर 5वां व्यक्ति लगभग कोऑपरेटिव से जुड़ा हुआ है। अब अगर आप इसको अलग अलग फेजेस में देखें, आज़ादी से पहले जो हमारे देश की ज़रूरतें थी, उस समय देश में सूखा पड़ता था, अकाल पड़ता था, तो जाहिर सी बात है कृषि व्यवस्था को, पशुपालन को मजबूत करने के लिए कोऑपरेटिव का ध्यान केंद्रित था। अभी जैसा आपने कहा कि प्रौद्योगिकी का युग है और हमारे देश के समक्ष जो चुनौतियां भी बदली हैं, जो 100 बरस पहले या 50 बरस पहले जो चुनौतियां थी वो आज नहीं, आज नई चुनौतियां हैं। और इसी का नतीजा है कि जैसे ये सरकार का 2 चीज पर बहुत फोकस रहा, टेक्नोलॉजी को कैसे आप कोऑपरेटिव सेक्टर के डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए कैसे आगे लाएं। तो जैसे केंद्र सरकार है, इसने 2021 में जब ये नया मंत्रालय बनाया, सहकारिता मंत्रालय, और उसके प्रमुख गृह मंत्री अमित शाह जी बने, तो उन्होंने फोकस इस बात पे दिया है कि जो डेटाबेस है कोऑपरेटिव का वो पूरा होना चाहिए। तो एक तो टेक्नोलॉजी का यूज कोऑपरेटिव संगठन को मजबूत करने के लिए, उनका दायरा बढ़ाने के लिए, उसके लिए किया। दूसरा, जैसे जो अभी नीलू जी ने उदाहरण दिया, ये पूरा टेक्नोलॉजी का एक उदाहरण है कि कैसे आप कोऑपरेटिव को एक नए युग की जरूरत के हिसाब से आप ढाल रहे हैं और उसको नई चुनौती के लिए खड़ा कर रहे हैं। तो आज जैसे हमारी जो सहकारिता मंत्रालय में बात होती है अधिकारियों से, वो बता रहे हैं कि नवंबर से वो ट्रायल स्टार्ट करेंगे और दिसंबर से या जनवरी से दिल्ली, एनसीआर और गुजरात के कुछ हिस्सों में भारत टैक्सी स्टार्ट होगी। और जो भारत टैक्सी है ये बिल्कुल वैसे ही टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर काम करेगी, बिल्कुल ऐप बेस्ड। लेकिन अंतर, जैसा नीलू जी ने कहा, इसमें अंतर यही होगा कि ये टैक्सी जो भारत के लोग हैं और भारत के जो कोऑपरेटिव के जो सदस्य हैं वो इसके मालिक होंगे, वो इसके प्रमोटर होंगे, उनकी जो कोऑपरेटिव बॉडीज हैं वो इसकी प्रमोटर होंगी, उनका जो भी सरप्लस होगा, जो भी मुनाफा होगा, वो उसके सदस्यों को मिलेगा, बनिस्बत इसके कि उस लाभ को कोई और व्यक्ति ले जाए। और ये अत्याधुनिक इसका एक मोबाइल एप्लीकेशन होगा जिसके आधार पर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्राहकों को उचित दर पर यात्रा मिले और जो उसके ड्राइवर हैं, जो कोऑपरेटिव के सदस्य हैं, उनको उनका उचित उसका यात्रा का जो किराया है वो उन्हें प्राप्त हो, जो कि अभी वर्तमान व्यवस्था में देखने को नहीं मिलता। कई बार ड्राइवर कहते हैं कि उनके साथ शोषण। जी बिल्कुल, एक बड़ा हिस्सा कंपनी के पास जाता है जो कि बाहर विदेश में जाता है। हरिकिशन जी ने, जैसे कि नीलू जी बताया कि कोऑपरेटिव का भारत में एक लंबा इतिहास रहा है, करीब 1 सदी पुराना इतिहास है,
और आज जो प्रौद्योगिकी के बाद जो बदलाव हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बीते वर्षों में जब सहकारिता से जुड़ा हुआ मंत्रालय बनाया गया तो जो नीतियां हैं उन्हें पारदर्शी बनाने में और जो योजनाएं हैं उन पर बेहतर अमल करने में कितनी मदद मिली है? नीतियां बनाने में सहकारिता के साथ एक समस्या रही है कि सहकारिता जो है वो राज्यों की सूची का विषय रहा है हमेशा, और राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से करती रही हैं। सभी राज्यों में है, कुछ जगह पे अच्छा हुआ है, कुछ जगह खराब हुआ है। आप जैसे महाराष्ट्र में देख लें तो शुगर मिलों में जो पूरा का पूरा सहकारिता कोऑपरेटिव का जो योगदान है पूरा महाराष्ट्र में काफी अच्छा रहा है। बाकी जो कोऑपरेटिव के थ्रू स्कूल, कॉलेजेस और बड़ी संस्थाएं चलाना, कोऑपरेटिव बैंक चलाना केरल में बहुत अच्छा मॉडल है, वहां पे वो काफी रहा है। लेकिन ओवरऑल पूरे देश में सेंट्रलाइज कोई सिस्टम नहीं रहा कि कोऑपरेटिव को कैसे आगे बढ़ाया जाए। गुजरात में दूध का रहा, वो धीरे धीरे फैलता चला गया, वो सब हुआ। अब जब ये सरकार आई है तो एक तो इसने देखा कि इसने डाटा किया, बाकी जो कई ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक्स थे, बाकी सब थे जिनके पास कंप्यूटर तक नहीं था, वो रजिस्टर पे ही भी हिसाब किताब करते थे, तो बड़ी खराब स्थिति में था। तो एक तो उनका पूरा कंप्यूटराइजेशन किया, सबका डाटा ऑनलाइन हुआ कि किसका क्या है, लोन की व्यवस्था की। उनके ऊपर अलग से कुछ जो टैक्सेस वैक्सेस लगते थे और जो कॉर्पोरेट को छूट मिलती थी जो उनको नहीं मिलती थी, उसमें भी समानता लाई कि जो कॉर्पोरेट को आप छूट दे रहे हो वो छूट जो है कोऑपरेटिव को क्यों नहीं। तीसरी बात, मंत्रालय बनने के बाद अभी ये ज्यादा डिटेल में हरिकृष्ण जी बता देंगे कि 3 नए कोऑपरेटिव जो हैं वो बनाए गए। उसमें एक चीज है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देख सकती है, जो बाकी स्टेट के जिम्मे में है। तो एक कोऑपरेटिव अगर कई स्टेट में काम कर रहा है तो सेंटर के जिम्मे आ जाता है, सेंटर उसके लिए सब कुछ कर सकती है। तो अभी 3 मल्टी स्टेट जो है वो कोऑपरेटिव सरकार ने बनाई, किसानों को ध्यान रखकर खासतौर पे। उसमें वो बीज उत्पादन के लिए है, एक ऑर्गेनिक जो फार्मिंग कर रहे हैं उनका जो है उत्पाद खरीदने के लिए है, और एक तीसरी है कि उनका उत्पाद बेचने के लिए कि विदेश में हम कैसे पहुंचाएं, ताकि अगर एक्सपोर्ट हो तो एक्सपोर्टर और बिचौलिए सारा ना खा जाएं प्रॉफिट, वो प्रॉफिट किसानों तक कैसे पहुंचे, यहां तक काम हो रहा है उसमें। तो मेरा ये कहना है कि सरकार ने मंत्रालय बनने के बाद कोऑपरेटिव के माध्यम से कैसे आम जनता को, क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट तो कुछ लोग हैं और ये कहा भी जाता है कि बहुत कम % लोगों के पास देश की संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन आम आदमी जो नीचे है उसके पास तो पैसे नहीं है, वो कैसे खड़ा हो, उसको कैसे मदद करें। इस लेवल पे जाके सोच की शुरुआत जो हुई है और सेंट्रल लेवल से हुई है वो मंत्रालय से हुई है बनने से। और पहली बार 2021 में केंद्र में पहले एक कृषि मंत्रालय के अंदर में एक छोटा सा विभाग होता था और एक ज्वाइंट सेक्रेटरी कोऑपरेटिव होता था, बाकी कुछ नहीं होता था। अब पूरा का पूरा मंत्रालय है, कैबिनेट मंत्री वहां पे है, मतलब कई ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, कई फील्ड में काम हो रहा है। तो अंतर तो बहुत आ रहा है उसमें, और बहुत सारे बायलॉज बनाए जा रहे हैं, राज्यों को कहा जा रहा है सुधारने के लिए। राज्यों से बात चल रही है कि उनके जो कोऑपरेटिव्स हैं उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं वो कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं या कैसे आप उसको सुधार सकते हो जी। तो ये सब भी काम हो रहा है। बिल्कुल हरिकृष्ण जी, जैसे कि नीलू जी बता रहे थे, मैं सवाल फिर से आपसे दोहराना चाहूंगा वही कि स्वतंत्र जो एक सहकारिता मंत्रालय का एक गठन है, क्या ये संकेत है कि सरकार अब सहकारी मॉडल को राष्ट्र के आर्थिक विकास के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में देख रही है? आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं इसे? आप इसको इस दृष्टि से देखिए कि सरकार ने ये घोषणा की है कि हम 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, और जब आप विकसित राष्ट्र बनाएंगे तो आपको उन लोगों की तरक्की पर सबसे ज्यादा फोकस करना है जो अभी तक विकास की रेस से सबसे पीछे छूटे हैं। और सहकारिता अगर आप देखें तो उन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा काम कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में, देहात में, जहां पर कि लोगों की आय में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी अपेक्षा थी। इस दृष्टि से अगर देखें तो सहकारिता क्षेत्र का अभी वर्तमान में जो हमारे देश के जीडीपी में योगदान लगभग 10 से 12% के करीब है, जिसको उम्मीद है कि 20% से ऊपर ले जाने का इरादा है 2047 तक। अगर ये होता है तो ये करने के लिए इस कोऑपरेटिव सेक्टर में आपको वैसी ही कार्य पद्धति अपनानी होगी जो इस लेवल पर प्रोडक्टिविटी को ले जाए, वैसे ही आपको नियम कानून चाहिए जो प्रोग्रेसिव हों, जो अड़चन न डालें कोई भी आर्थिक गतिविधि करने में, वो आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दें। अगर आप देखें तो 2-3 चीजें बड़ी मुख्य रूप से हुई हैं। एक तो जब ये मंत्रालय बना तो सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने उसके थोड़े ही समय बाद एक नया कानून लेकर के वो आए जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, जो उससे पहले 2002 में अमेंड हुआ था, वो अभी 2023-24 में उसको अमेंड किया गया। तो उसमें कई ऐसे क्रांतिकारी प्रावधान किए गए हैं जो इस सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे।
और जिनका असर अभी देखने में आ जाएगा और आने वाले समय में ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे एक उदाहरण मैं दूं, पहली दफा उस कानून में ये प्रावधान किया गया कि सहकारिता के जो चुनाव होते हैं उसके लिए एक सेंट्रल इलेक्टोरल अथॉरिटी होगी, और जिसको सेंट्रल इलेक्टोरल अथॉरिटी है उसका एक हेड उन्होंने अपॉइंट किया। एक IAS ऑफिसर हैं DK सिंह जी, जो पहले सहकारिता के सचिव भी थे, वो आजकल चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। और ये प्राधिकरण ये सुनिश्चित कर रहा है कि जो राष्ट्रीय सहकारी बॉडीज हैं, बड़ी बड़ी जो सहकारिता बॉडीज जैसे इफ्को है, क्रमको है, तो इस तरह की या जो बहुराज्यीय जो सहकारी निकाय हैं उनके चुनाव में पारदर्शिता हो। जब चुनाव में पारदर्शिता होगी तो उस संस्था की कार्यप्रणाली में सुधार आएगा, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा होता था कि एक कोऑपरेटिव पर किसी खास राजनीतिक दल के व्यक्ति का अधिकार है या कोई खास व्यक्ति ही वर्षों तक वहीं पर काबिज है और वैसी पारदर्शिता नहीं है। तो ये जो अथॉरिटी है ये इंश्योर करेगी। और इसके अलावा आप देखें कि अभी कुछ दिन पहले ही जुलाई में ही सरकार ने नई कोऑपरेटिव नीति भी जारी की है, जो लगभग 2 दशक बाद नई कोऑपरेटिव नीति आई है। तो अगर आप देखें, चाहे वो टैक्स के संबंध में उनके साथ जो वर्षों से जो अन्याय था कि कोऑपरेटिव्स को अलग ट्रीटमेंट मिलता था और बड़ी कंपनियों को अलग ट्रीटमेंट मिलता था, चाहे उसमें समानता लाना हो, चाहे नई कोऑपरेटिव नीति लाना हो, चाहे ये कानून में संशोधन करना हो, उसको आधुनिक रूप देना हो, ये सभी प्रयास इस ओर इशारा करते हैं कि जहां सहकारिता क्षेत्र आगे बढ़ने के लिए तैयार है, वहां सरकार भी उनकी सहयोग के लिए वो व्यवस्था निर्माण में जुटी हुई है। नीलू जी, आपसे समझना चाहूंगा कि अगर हम बात करें भारत के कोऑपरेटिव मॉडल के भविष्य की, तो क्या आपको लगता है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ बन सकती है जल्द ही कोऑपरेटिव मॉडल? काम हुआ है कोऑपरेटिव में ग्रामीण भारत में, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि गांव-गांव तक, जन जन तक ये कोऑपरेटिव मॉडल पहुंचे, आप भविष्य में कैसे देखते हैं? भारत में मैं कोऑपरेटिव मूवमेंट देख रहा हूँ, मतलब मल्टी स्टेट कंपनीज आ जाएं, कोऑपरेटिव्स आ जाएं, वो अलग है। स्टेट में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो मैं कह रहा हूँ कि फार्मर का जो FBO बन रहा है जी, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जी बिल्कुल, तो वो जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है वो एक बड़ी चीज है और उसमें बहुत सारे काम जो दे दिए हैं, जैसे कि वो पेट्रोल पंप भी ले सकता है, 300 के लगभग सर्विसेज जो हैं वो सारी, राशन की दुकान तक भी उसमें है कि वो सब काम फार्मर का जो है ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। वो कोल्ड स्टोरेज खोल सकता है, उसको सरकार से लोन मिल सकता है। तो वो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जिसकी कमी थी कि वहां पे स्टोरेज नहीं है, खाद वाली कमी थी, जो फर्टिलाइजर जो है वो दुकानों में मिलता था और जो सप्लाई होता था किसानों को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब किसानों ने अपने ऑर्गेनाइजेशन बना लिए हैं और उसको जा रहा है खाद, और वो आपस में बांट रहे हैं। वो पहले देते हैं कि इतने हमारे पास है, इतने सब कुछ है, इतने के हमें रवि में इतनी रिक्वायरमेंट है, यहाँ यहाँ है, तो उनके पास पहले पहुंच रहा है। उनके पास स्टोरेज अगर चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे चाह रहे हैं, और उसको कैसे वो हो, जैसे कि लगभग 5000 जो ऐसे हैं किसान संघ जिनको सोच रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर का पहुंचे, अभी कम है, 1100-1200 के आसपास अभी होंगे। मैंने फिर एक उदाहरण दिया आपको, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं का, वो क्या है, वो कोऑपरेटिव्स है कि 10 महिलाएं जुड़ी, उनको जो भी काम करना हो वहां पे, उनको एक पैसे चाहिए, सीड मनी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए, वो उपलब्ध हो रहा है। तीसरा कि जो 3 कंपनियों की बात की हमने कि उनको बीज मिलने में जो दिक्कत होती है, जो महंगा मिलता है, तो बीज उत्पादन अगर सब मिलकर करते हैं तो उसकी मार्केटिंग अलग होगी। अगर कोई ऑर्गेनिक खेती में जाता है किसान, तो वो जो उत्पादन है उसका भी मार्केटिंग करने के लिए एक अलग कंपनी बना दी है और उसका शायद प्रॉफिट 5000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है 1-2 साल के अंदर अंदर। तो वो जो प्रॉफिट पहुंच रहा है वो तो नीचे किसानों तक जा रहा है। तो रीढ़ की हड्डी तो बिल्कुल ये बन सकती है, और गांव जब तक समृद्ध नहीं होगा तो देश समृद्ध कैसे बनेगा? बिल्कुल, ये जो हम कहते रहे हैं और गांधी के समय से कहते रहे हैं, वो उसका सपना साकार हो सकता है इससे। भारत का कोऑपरेटिव मॉडल दशकों से किसानों की ताकत रहा है। आज अमूल और इफ्को ने दुनिया में शीर्ष स्थान हासिल कर इसे वैश्विक नेतृत्व में बदल दिया है। ये मॉडल सिर्फ आर्थिक विकास का नहीं, बल्कि सामाजिक समानता, आत्मनिर्भरता और सामुदायिक सशक्तिकरण का प्रतीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सफलता के नए आयाम गढ़ते भारत के सहकारी क्षेत्र पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अमूल के प्रबंध निदेशक जयंत मेहता, इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी और वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और हरिकिशन शर्मा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार नव विक्रम सिंह।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। चर्चा का विषय है